सो KU डाओ JSMU के लिए सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की मैं आपको बता दे रहा हूँ जो टेस्ट में आएंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, बट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहली चीज़ तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, इसी चैप्टर को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री। खासतौर पे जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं फार्मडी का या फिर DPT का या बायोटेक का या मेडिकल टेक्नोलॉजी का किसी भी फील्ड में, तो उनके तो ज़्यादा टेस्ट में यही आ रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेट उनसे ही करता है। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना बायो वालों के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रिएंट्स वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं। न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ग़िज़ाइयत, ठीक है। तो पूरी कराची यूनिवर्सिटी में इसकी फील्ड भी आई है BS न्यूट्रिशन के नाम से। तो न्यूट्रिशन उसमें पूरा समझो 4 साल यही पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट अमाइनो एसिड्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट प्रोटीन्स के बाद मैं आपको बताऊंगा अबाउट लिपिड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंजाइम्स, और एट द वेरी एंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वाइटामिन्स। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ लें चैप्टर 10 में है। तो डाइजेशन का टॉपिक भी इसके अंदर है, लेकिन फिर से वही बात है, वो टेस्ट में नहीं आपसे आस्क किया जाएगा। टेस्ट में इन 6 टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो अब सबसे पहली चीज़ दैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे तो ये आपको फिर बायो में भी काम दे देगा, क्योंकि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बायोमॉलिक्यूल्स नाम से एक चैप्टर होता है, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का है, बायोमॉलिक्यूल्स या तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी सेम यही चीज़ होती हैं। तो वो फिजिक्स के बायो भी निकल जाएगा आपको और केमिस्ट्री भी निकल जाएगा। इस चैप्टर के बेनिफिट, इसलिए मैंने सोचा कि आज यही करा दूँ आपको। तो मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एटलीस्ट एन एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं विथ एन एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद होता है। ऐसा कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स लाजमी होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? मेन चीज़ यही है, यही सबसे मेन टॉपिक है इसका, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स पता होने चाहिए। अब टाइप्स के साथ ये मामला है ना इसके कि डिफरेंट तरह से हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को, ठीक है। जैसे कि हम इसको डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के लिहाज से हम इसको फिर 3 तरह से अलग अलग इसके टाइप्स निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। एक हम कहते हैं फर्स्ट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, जिनको हम लोग कहते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर होते हैं, इसमें कार्बन की तादाद जो है वो 3 to 10 कार्बन एटम्स उसके अंदर होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में 3 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं। और ये जब मोनोसैकेराइड्स किस लिए कहते हैं? मोनो मतलब होता है सिंगल, कि जब इनको हाइड्रोलिसिस इनका किया जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, दे डो नॉट डिकम्पोज ऑन हाइड्रोलिसिस, तो दे डो नॉट डिकम्पोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। मतलब जब इनको पानी में डाला जाता है तो पानी में डालने पर ये और फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं होते, इनको कहा जाता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इस तरह से हमारे पास फ्रक्टोज एक होता है, फ्रक्टोज, दिस इज़ आल्सो अ मोनोसैकेराइड, इसका फार्मूला भी सेम यही होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज हमारे पास, these are the most important that is
मोनोसैकेराइड्स। इसके बाद सेकंड हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगो का मतलब क्या होता है? मैनी। ओलिगो का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ओलिगो मतलब होता है मैनी। तो दे डिकम्पोज इनटू 2 to 10 सिंपल शुगर यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, तो फिर 2 से 10 शुगर यूनिट में ये ब्रेक हो जाते हैं। अब इस लिहाज से ओलिगोसैकेराइड में हम डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं, ट्राइसैकेराइड भी कह सकते हैं, टेट्रासैकेराइड भी कह सकते हैं, डिपेंड करते हैं कितने शुगर यूनिट में ब्रेक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास इसके अंदर है लाइक सक्रोज है, बड़ा मशहूर है सक्रोज है जिसको हम नॉर्मल शुगर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब जो सक्रोज होता है, सक्रोज क्या होता है? एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड। इसको डाइसैकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2 शुगर से मिलकर बनता है, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डाइसैकेराइड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। जब ये दोनों साथ में जुड़ते हैं तो फिर जाकर बनता है दैट इज कॉल्ड डाइसैक्रोज, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह से जुड़ेंगे आपस में? जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो लिंकेज होता है जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को साथ में जो है वो जोड़ता है और फिर डाइसैकेराइड की या फिर ओलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन करता है। सक्रोज के अलावा हमारे पास इसके अंदर जो है वो और भी हो सकता है, लाइक सक्रोज हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है। माल्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, माल्टोज लेकिन क्या होता है? 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इसमें फ्रक्टोज नहीं होता। इस तरह से लैक्टोज भी हो सकता है, ETC, यस, लैक्टोज, गैलेक्टोज भी हो सकता है। लैक्टोज हमारे पास ये मिल्क शुगर कहलाता है, मिल्क शुगर। और याद रखिएगा ऊपर जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे पास ये हनी में पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, हनी में कौन सा होता है मोनोसैकेराइड? तो फिर हनी में ग्लूकोज होता है, ठीक है। और फ्रक्टोज के बारे में ये पूछा जाएगा, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? तो हम कहते हैं फ्रक्टोज है भाई। तो ये बी हो गया ओलिगोसैकेराइड। उसके बाद सी हमारे पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली द पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर ये बनते हैं हमारे पास है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जैसे पॉलीसैकेराइड में आप स्टार्च याद रख लो, स्टार्च जैसे आलू वगैरह से मिलता है, चावल से, रोटी से, डिफरेंट चीज़ों से निकलता है स्टार्च। इसके बाद एक होता है ग्लाइकोजन जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल स्टार्च, है ना। पूछा जाएगा एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन को कहते हैं। और ग्लाइकोजन बायोलॉजिकल ऐसा फैक्ट याद रखें, ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर होता है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है बड़ी तादाद में, फिर ये वहाँ से डिकम्पोज होता है, हाइड्रोलाइज होता है, फिर बॉडी को फास्टिंग वगैरह पीरियड में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। बायो में पढ़ा होगा आपने इसको। एनिमल स्टार्च इस तरह से सेलुलोज है। अब मेडिकल वाले तो ये चीज़ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से पहले से जानते हैं, सेलुलोज है हमारे पास, वो पॉलीसैकेराइड है। तो ये अकॉर्डिंग टू शुगर यूनिट्स हम इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। सेकंड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से भी हम कह सकते हैं ना अलग अलग। मिसाल के तौर पे कम से कम 3 कार्बन होते हैं ना, तो 3 कार्बन जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोस। 4 कार्बन जिसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रोस। 5 कार्बन जिसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पेंटोस। 6 कार्बन होते हैं हेक्सोस, 7 है ना, इस तरह से चलता रहता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जैसे अब जो ग्लूकोज है, अब 5 कार्बन आएंगे ना, 6 कार्बन अगर आ गया तो दैट इज कॉल्ड हेक्सोस। अब हेक्सोस शुगर कौन से? ग्लूकोज हो गया हमारा और फ्रक्टोज हो गया। दे आर नोन एज हेक्सोस शुगर्स बिकॉज दे कंटेन 6 कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे C6H12O6 ऊपर लिखा हुआ है मैंने। थर्ड, इसके बाद हम इसको स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है एल्डोज,
एल्डोज। एल्डोज कौन से शुगर्स होंगे? वो शुगर्स जिसमें कौन सा ग्रुप मौजूद होगा? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। दे आर कॉल्ड एल्डोज शुगर। जैसे कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। इस तरह से एक होता है हमारे पास कीटोज। कीटोज शुगर कौन सा शुगर होगा? जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कीटोन मौजूद होगा, जैसे कि बड़ा मशहूर है फ्रक्टोज। ये कीटोज शुगर है, इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। मतलब वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना ना, ज़रूरत है टेस्ट के लिए आपको, उसकी बस पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद फोर्थ हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। टेस्ट के लिहाज से फिर हम क्या कर सकते हैं? दो इसके ब्रांचेस निकाल सकते हैं। टेस्ट के लिहाज से या तो शुगर्स होते हैं या फिर क्या होता है इसके अंदर? नॉन शुगर्स। शुगर्स या नॉन शुगर्स। अब क्या फ़र्क है शुगर्स और नॉन शुगर्स में? शुगर्स जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट वाले होते हैं, उनका स्वीट टेस्ट होता है, जबकि नॉन शुगर का नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं और जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स होते हैं वो सारे शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड ये सारे शुगर होते हैं। और नॉन शुगर कौन से? जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं ये सारे हमारे पास नॉन शुगर्स होते हैं। इससे स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता, सेलुलोज का टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट लेस होते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेस्ट के लिहाज से दो टाइप्स में। पांचवा हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिहाज से फिर इसमें दो तरह के हमारे पास शुगर आ जाएंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिहाज से दो शुगर आ जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो कि फाइलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। और एक हमारे पास आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो रिड्यूसिंग शुगर जितने भी एल्डोज शुगर होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, जितने भी कीटोज शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग है और फ्रक्टोज जो हमारे पास है वो नॉन रिड्यूसिंग है। बस समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई। इसके बाद लास्ट में ना हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं डी और एल। डी और एल डेजिग्नेशन भी कह सकते हैं। बट डी और एल सिंपल याद रखना है कि डी और एल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिहाज से, ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है उसकी। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिहाज से होगा। अब जैसे ग्लूकोज है, आपको ग्लूकोज डी भी मिलेगा, ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल भी मिलेगा। डी से क्या मराद होता है? डी से मराद होता है दैट इज कॉल्ड जस्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या करता है? जब इसमें स्लाइड गुजारी जाती है तो उसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को। और ग्लूकोज एल से मुराद क्या होता है? एल से मुराद हमारे पास होता है लेवो रोटेटरी। अभी क्या करेगा कि ये जो हमारे पास जो लाइट पास की जाएगी उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा, बस, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कुछ मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो टेस्ट में आ सकता है एमसीक्यूज़ में। बाकी चीज़ें और होंगी, पढ़ी होंगी आपने बहुत को, फिर टेस्ट में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद अमाइनो एसिड्स। ये भी बड़ा छोटा सा टॉपिक, उसको देख लें। समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट सबको? उसको मैं कट कर दे रहा हूँ, खट के ख़त्म हो गया, बस ये सारे कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अमाइनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और अमाइनो के साथ इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। जैसे कि एक NH2 ग्रुप होगा और एक इसके अंदर COOH ग्रुप मौजूद होगा, एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं अमाइनो एसिड्स के अंदर ही हमें यहाँ पर एक इफेक्ट देखने में मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड ज़्यूटाराइन इफेक्ट। सुना होगा आपने इसका नाम, ज़्यूटाराइन इफेक्ट। अब ज़्यूटाराइन किसे कहा जाता है? ज़्यूटाराइन सिंपल अमाइनो एसिड्स को ही कहा जाता है कि इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि डाइपोलर बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सुना होगा आपने ये डेफिनेशन, आइन के दो पोल्स हों प्लस माइनस, लेकिन उसके बावजूद पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, वो ज़्यूटाराइन होता है। तो ज़्यूटाराइन असल में हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है वो एक बहुत मशहूर एग्जांपल होती है ज़्यूटाराइन की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? तो अमाइनो एसिड्स के टाइप्स को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इसमें कर रहे थे ना, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम इस तरह से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गैमा अमाइनो एसिड। इस तरह से कह सकते हैं कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड हो सकता है, इस तरह से बीटा अमाइनो एसिड हो सकता है, और इस तरह से गैमा अमाइनो एसिड भी हो सकता है।
ठीक है, गैमा अमाइनो एसिड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि NH2 ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है। तो अल्फा अमाइनो एसिड में क्या होता है कि इसमें NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच होता है। जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊँ, जैसे COOH लिया, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास पूरा, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ अगर NH2 अटैच हो गया तो दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, बीटा अमाइनो एसिड क्या होगा? अगर बीटा कार्बन से NH2 के अटैच, जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अब यहाँ NH2 अटैच कर दो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड बीटा अमाइनो एसिड। गैमा अमाइनो एसिड क्या होगा कि जो गैमा कार्बन से अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट होगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन। अब इधर पे अगर आप NH2 अटैच कर दो तो ये हमारे पास हो गया, दिस विल बी कॉल्ड गैमा अमाइनो एसिड। समझ गए? अल्फा बीटा गैमा सिंपल ये कि NH2 किस कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा गैमा। इसके बाद हम एक और तरह से कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं एक अमाइनो एसिड जिसमें क्या होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड हमारे पास होता है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड के अलावा हमारे पास होता है बेसिक, ये पेपर में भी आया था, आपको याद होगा, बेसिक अमाइनो एसिड। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? एसिडिक अमाइनो एसिड। अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ COOH ग्रुप जो एसिडिक ग्रुप होता है वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के। ये हमारा हो गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ COOH लेस देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। और एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होगा? नंबर ऑफ COOH इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। अब इस लिहाज से आप कुछ का नाम याद रख लें, जैसे कि एनालीन है, सिर्फ नाम एनालीन हमारे पास होता है, दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, क्योंकि उसमें एक COOH और एक NH2 ग्रुप उसके अंदर अटैच होता है। बेसिक अमाइनो एसिड में याद रख लें लाइसिन। लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 2 NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है। थर्ड, अच्छा, और इसके अंदर क्या हो सकता है? एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे पास बहुत मशहूर है एस्पार्टिक एसिड, पेपर में भी आया था सेकेंड ईयर में। एस्पार्टिक एसिड में हमारे पास 2 COOH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास है अमाइनो एसिड का मसला। सिंपल, इतनी चीज़ें याद रखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब इसके बाद अमाइनो एसिड्स के बाद, अमाइनो एसिड्स को कवर करने के बाद हम आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन भी एक सिंपल सा टॉपिक है, प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं भाई? प्रोटीन्स हमारे पास ये भी पॉलीमर्स है, दे आर एक्चुअली बायोपॉलीमर्स। ये भी बायोपॉलीमर्स हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। चूँकि जो पॉलीमराइजेशन इसके अंदर होती है ना, जब ये जो पॉलीमराइज होते हैं, जो अल्फा अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं, और कौन से पॉलीमर याद रख लेना, इसके अंदर जो हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ना। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? जिसमें वाटर की एलिमिनेशन होती है जब मोनोमर्स मिल रहे होते हैं। अब प्रोटीन्स की बात की जाती है तो प्रोटीन्स के अंदर एक खास तरह का एक लिंकेज पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, या पेप्टाइड बॉन्ड सुना होगा बायोलॉजी में आपने। पेप्टाइड लिंकेज है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये वो लिंकेज है जो 2 अमाइनो एसिड्स को साथ में जोड़ता है, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं इसके बीच में। अच्छा, अमाइनो एसिड के टाइप्स की बात की जाए, मान लेते हैं टाइप्स की बात कर लेते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के टाइप्स की बात की जाती है तो प्रोटीन बस 2 टाइप्स के हमारे पास निकलते हैं। एक हमारे पास कहलाता है, फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, और दूसरा हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? जिसके अंदर जस्ट हमारे पास कह लें कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होते। इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, तो ओनली अमाइनो एसिड्स, सिर्फ अमाइनो एसिड्स होंगे तो सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है कि अमाइनो एसिड तो होता है, उसके साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट इसका होता है, और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, या कोफैक्टर भी कहा जाता है एंजाइम के केस में उसको, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड के साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है।
अच्छा, अमीनो एसिड्स का जो हमेशा सफिक्स होता है ना वो सेम होता है। अमीनो एसिड्स का जो सफिक्स होता है ना वो होता है इन, सॉरी प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स हमेशा इन पर ख़त्म होते हैं। अक्सर आपने प्रोटीन्स देखे होंगे वो इन पर ख़त्म होते हैं। जैसे कैराटिन, कैराटिन एक प्रोटीन है जो हेयर्स को ब्लैक कलर देता है। इस तरह से मेलानिन, मेलानिन का सुना होगा आपने, जो स्किन को कलर दे रहा होता है, स्किन टोन, जिसकी वजह से मेलानिन की वजह से आती है। इस तरह से पेप्सिन, पेप्सिन भी एक प्रोटीन, एक तरह का एंजाइम है जो डाइजेशन के लिए मदद दे रहा होता है। ये पेप्सिन ही क्या कर रहा होता है असल में, जो प्रोटीन्स उनको डिकम्पोज कर रहा होता है अमीनो एसिड्स के अंदर डाइजेशन में, स्टमक के अंदर। पढ़ा होगा आपने बायो। और बहुत सारे, ट्राइप्सिन भी होता है कि एसिडिक कंटेंट में काम करता है, ठीक है। टाइटिन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है। तो हम सारे नहीं बता रहे, बस इन आता है इसके एंड में, इसके नाम जब भी लिखा जाता है। प्रोटीन्स को पहचानने का तरीका है ये, इन नाम के एंड में है। अच्छा, ये तो प्रोटीन समझ में आ गया सबको। तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, इतनी सी बात मैंने प्रोटीन के बारे में की, जबकि बात तो पूरी बोर्ड पढ़ते हैं, प्रोटीन की बात खतरनाक। प्रोटीन इतना बड़ा टॉपिक है, बट टेस्ट में जो चीज़ें आएंगी ना, केजो के टेस्ट में, डाओ में, जेएसएमयू में, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी ज़्यादा ही कर रहा होता है, कम नहीं होते हैं। या जब आप आखिरी में जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है बोलते इतना पढ़ा दिया सर आपने, कम नहीं है ये मतलब। लेकिन हाँ, लेकिन जितना है बुक में उससे तो कम है, बुक में तो उससे भी कहीं ज़्यादा लिखा हुआ होता है, ठीक है चीज़ें। तो समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। लिपिड्स किससे कहते हैं, व्हाट आर द लिपिड्स। लिपिड्स थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो लिपिड्स में फिर एंजाइम विटामिन हम आखिरी में देख लेंगे। एंजाइम विटामिन छोटा टॉपिक है, लिपिड थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसके मुकाबले में। तो देखें लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। लिपिड्स को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि हाउ कैन वी डिफाइन लिपिड्स। हमें उस लिपिड्स को इस तरह से हमें डिफाइन करते हैं, हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज़ जो ब्लूर्स रिएजेंट में डिजॉल्व हो जाए, वो लिपिड है। ब्लूर्स रिएजेंट कैन बी डिजॉल्व, वो कंपाउंड जो डिजॉल्व हो जाते हैं इन ब्लूर्स रिएजेंट। ब्लूर्स रिएजेंट में जो डिजॉल्व हो जाएंगे उनको कहा जाएगा लिपिड्स। अब ब्लूर्स रिएजेंट क्या चीज़ होती है आप पूछेंगे, तो ब्लूर्स रिएजेंट दो चीज़ों का मिक्सचर है, इथाइल अल्कोहल का प्लस उसके साथ डाई इथाइल ईथर। जब ये दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो फिर ये बन जाता है ब्लूर्स रिएजेंट। तो लिपिड्स जो है ना वो ब्लूर्स रिएजेंट में हल हो जाती हैं। अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लिपिड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। लिपिड्स को मेन दो क्लासेस में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मेन इसकी दो क्लासेस चलेंगी। एक हमारे पास कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। एक टाइप जो हम इसके निकालेंगे वो है ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरॉल्स, ट्राइग्लिसराइड्स। और दूसरे हमारे पास होंगे दीज आर द वैक्सेस। वैक्सेस को हम अलग कर देंगे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस ये लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स क्या होता है असल में बच्चों, लिपिड्स असल में एस्टर ही होते हैं। दीज आर एस्टर्स। एस्टर्स आपको पता है कौन से कंपाउंड होते हैं, RCOOR, दीज आर एस्टर्स। तो लिपिड्स असल में एस्टर्स ही होते हैं। अब एस्टर्स होते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं और वैक्सेस भी हो सकते हैं। चूँकि आपको पता है एस्टर को बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक एस्टर, आपको रिएक्शन क्या करना पड़ता है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना पड़ता है इसके साथ, लाइक अल्कोहल्स के साथ, तो फिर एस्टर और वाटर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, यू टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी RCOOH जिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन आप कराते हैं अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, तो आपके पास बनता है RCOOR प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाने का अमल। और ये RCOOR एस्टर बन रहा होता है। तो लिपिड्स भी एक तरह के एस्टर ही होते हैं, जिसमें आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरी तरफ आपके पास होता है अल्कोहल, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो अब ये जो अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल कोई भी हो सकता है। अभी इसमें एक अल्कोहल हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लिसराइड, मतलब ग्लिसरॉल। अभी अल्कोहल हमारे पास कुछ भी हो सकता है। एक अल्कोहल हमारे पास होता है ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल होता है। और एसिड हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। अब इसमें से एक एसिड हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड, अब फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में ये चीज़ होती है कि इसकी लॉन्ग चेन होती है। लॉन्ग चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स कहा जाता है। तो जब भी फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। सिंपल कहने का मकसद ये है कि दो चीज़ों का हमारे पास यहाँ पर ये मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है ये ट्राइग्लिसराइड। दो चीज़ें हैं, फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें मिल रहा है फैटी एसिड और प्लस इसके साथ मिल रहा है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये ग्लिसरीन,
और ये बन जाए फिर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब ये फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब अगर सैचुरेटेड लोगे तो ये अलग तरह का ट्राइग्लिसराइड बनेगा, अनसैचुरेटेड लोगे तो फिर ये अलग तरह का ट्राइग्लिसराइड बनेगा। मान लेते हैं कि हम इसमें दो टाइप्स इस तरह से फिर हम इसके अंदर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर एक को हम लोग कहते हैं फैट और एक को हम लोग कहते हैं ऑयल। फैट और ऑयल दोनों ट्राइग्लिसराइड्स हैं और दोनों लिपिड्स ही हैं। ठीक है, बट सिर्फ फ़र्क क्या है कि फैट और ऑयल में हमने इसलिए इसको अलग कर लिया कि फैट्स और ऑयल के अंदर, चूँकि ये डिपेंड करेगा, जैसे फैट यहाँ लिख दिया, चर्बी जिसको हम कहते हैं, और ऑयल यहाँ लिख दिया। अब फैट जो है ना, उसमें हम जो एसिड यूज़ करेंगे, जो फैटी एसिड ये वाला होगा, ये कैसा होगा, दिस विल बी सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेगा जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। और जो ऑयल होता है, ऑयल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि ये अनसैचुरेटेड होता है। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, जहाँ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आपको मिलेगा फैटी एसिड के चेन में। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब जो फैट्स होते हैं, फैट हमारे पास यहाँ पर सारे आपको पता है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है। फैट जो हमारे पास होता है अक्सर हम इसको इस्तेमाल किससे हासिल करते हैं, एनिमल से, और ऑयल को हम लोग ज़्यादातर जो है वो प्लांट से, पौधों से हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए डेट वाज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब लिपिड्स को मैंने यहाँ पर ब्रेक किया था, असल में ये सिंपल लिपिड्स के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेक हो रहे हैं। मतलब लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड्स हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। सिंपल लिपिड्स भी होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स भी होते हैं, और हमारे पास फिर कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं। तीनों ही हमारे पास लिपिड्स के टाइप्स के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, लिपिड्स की मेन कैटेगरी अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ ना, यहाँ पर लिपिड्स की तो तीन मेन कैटेगरीज की यहाँ पर निकलेगी, तीन में निकलेगी। एक को हम कहेंगे दिस विल बी कॉल्ड सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। एक हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड कंपाउंड लिपिड, और एक हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड स्टेरॉइड्स। ठीक है, अब जो सिंपल लिपिड आएंगे ना, सिंपल लिपिड को फिर हम इसको हम क्या कर देंगे, फिर हम इसको दो में ब्रेक कर रहे हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स, और फिर हम इसको दूसरे में किस में ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज वैक्सेस के अंदर। ठीक है, तो अब ये सिंपल, तो ये असल में जो लिपिड मैंने लिखा ना यहाँ पर, असल में सिंपल लिपिड को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। जो सिंपल लिपिड होते हैं जो या तो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे या वैक्सेस होंगे। अब ट्राइग्लिसराइड तो समझ गए कि सर फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड जो आपको पता है दिस इज लॉन्ग चेन, बट ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होंगे, सिर्फ 3 कार्बन होंगे। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है, कार्बन 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 और 3 OH यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ इस तरह से। मतलब आप देख लें स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो 3 ही कार्बन है। लेकिन जब आप वैक्सेस में जाएंगे ना, तो वैक्सेस में दोनों चीज़ें लॉन्ग चेन की हो जाएंगी। वैक्सेस में फैटी एसिड को लिया जाएगा तो लॉन्ग चेन का होगा, प्लस इसमें अल्कोहल भी लॉन्ग चेन का होगा, लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो ये दोनों चीज़ें लॉन्ग चेन होंगे। तो ये बस ये फ़र्क होता है। और जो वैक्सेस होते हैं आपको पता है दे आर ऑल्सो सॉलिड्स, ये भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। पसंद आ गए? तो ये सिंपल लिपिड को मैंने क्लासीफाई कर दिया किस तरह से करते हैं। ठीक है, वो जितनी डिटेल्स थी मैंने वहाँ पर आपको बता दी। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर लिपिड्स के अलावा जो है वो दूसरा और भी कोई पार्ट, कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होता है। जैसे कॉन्जुगेटेड लिपिड भी इसको हम कह सकते हैं, कंपाउंड लिपिड भी कह सकते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स हमारे पास बस ये याद रखिएगा, दीज आर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मल्टीपल साइकिल्स इनके स्ट्रक्चर में होते हैं, स्टेरॉइड इनको कहा जाता है। तो ये लिपिड्स के 3 बुनियादी टाइप्स हैं। और फिर थोड़ा सिंपल लिपिड्स को थोड़ा सा आप जो है उसको डिस्क्राइब कर दें कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स, सिंपल सी बात है कि वही चीज़ें जो या जो फैटी एसिड्स और जो है वो अल्कोहल्स के मिलाप से बनते हैं। अब वो अल्कोहल अगर लॉन्ग चेन का हो गया है तो फिर उस सूरत में वो एक्स बन गया। पसंद आ गई? सिंपल चीज़ है। लिपिड्स, यहाँ पर लिपिड्स की बात आई थिंक यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। अब जो एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, एंजाइम्स ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, थोड़ी सी चीज़ें बस देख लें। सबसे मेन चीज़ के एंजाइम का जो सफिक्स हमारे पास होता है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। इनका जो सफिक्स होता है हमेशा वो एस पे ख़त्म होता है, इनका नाम हमेशा एस पे जाकर एंड होता है। ठीक है, लाइपेस, सक्रेस, माल्टेस, डायस्टेस, जाइमेस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। फिर सबके फैक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग पीएच पर या जो चल रहे होता है। जैसे कि इसमें एक एंजाइम हमारे पास हो, जैसे टैप्सिन है, तो वो हमारा जो है वो एसिडिक मीडियम पे काम करता है। ट्राइप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम पे काम करता है।
तो ये हमारे पास एंजाइम्स की बस याद रखें बायो कैटलिस्ट होता है और नाम के आखिर में एज आता है, ठीक है। और जो 3 एंजाइम्स हम यहाँ पर देखे थे ना, वो जैसे फर्मेंटेशन के अंदर उसका नाम तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जाइमेस, डायस्टेस, ठीक है, सक्रेस, माल्टेस, ये सब याद किया होगा आपने। तो एंजाइम्स मुख्तलिफ चीज़ों से सेक्रेट हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट है। अब ईस्ट है, अब ईस्ट के अंदर से हमारे पास एंजाइम जो निकलता है, ईस्ट हमारे पास जो एंजाइम निकालता है उसका क्या नाम होता है? डायस्टेस। ये ईस्ट के अंदर होता है एंजाइम डायस्टेस। और इस तरह से नहीं, डायस्टेस नहीं होता, सॉरी, ये माल्ट के अंदर होता है। माल्ट के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायस्टेस। और ईस्ट जो हमारे पास एंजाइम निकालता है वो उसमें जाइमेस भी होता है ईस्ट के अंदर, और इसी के अंदर सक्रेस भी होता है और माल्टेस भी होता है। तो ये फर्मेंटेशन के अंदर ये सारे जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है एंजाइम्स के बाद, दैट इज कॉल्ड वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को देख लें। वाइटामिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। वाइटामिन्स वाइटल अमाइनो एसिड्स के शॉर्ट फॉर्म है। वाइटामिन्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाइटल अमाइंस। तो वाइटल अमाइंस को शॉर्ट करके वाइटामिन्स कहा जाता है। क्योंकि शुरू में जो वाइटामिन डिस्कवर हुए थे वो सारे के सारे समझ जाएं कि आप, वो अमाइनो ग्रुप उनके अंदर था, अमाइंस उसके अंदर लगे हुए थे। अब वाइटामिन्स जो टाइप्स हैं, उसके 2 टाइप्स के हमारे पास वाइटामिन्स हो सकते हैं। वाइटामिन ए मतलब 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक हमारे पास कहलाता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे पास कौन से हैं? जस्ट 2 हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल हमारे पास विटामिन ए है और विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। दीज आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, हर टेस्ट में पूछते हैं। अब इसके बाद फिर अब वाइटामिन्स के नेम्स याद रखें ना, केमिकल नेम्स याद रखें हर विटामिन के अलग अलग, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे विटामिन ए है, अब विटामिन ए है आपके पास, तो विटामिन ए का केमिकल नेम आपको याद रखना है। क्या होता है विटामिन ए का नाम? रेटिनॉल। इसके बाद विटामिन बी का नाम याद रखें, जो कि वाटर सॉल्युबल। अच्छा, विटामिन बी में काफ़ी सारे होते हैं। विटामिन B1 होता है हमारे पास इसमें विटामिन B2 होता है इसके अंदर, इसमें हमारे पास विटामिन B3 होता है, इसमें हमारे पास विटामिन B6 होता है, इसमें हमारे पास विटामिन B12 होता है। दीज आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसे, इसी वजह से विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, सब वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं पता है किसी को? थायामीन, यस, थायामीन। विटामिन B2 किसको कहा जाता है? या फिर इसी को लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं। विटामिन B3 विटामिन B3 विटामिन B3 किसको कहा जाता है बताएं? हाँ, ऑप्शन दें, चलो 4 ऑप्शन दे देते हैं तुम्हें कि एंटी रैकेटिक, टोकोफेरॉल, थायामाइन, निकोटिनिक एसिड। गलत बता रहे हो, निकोटिनिक एसिड। इसको निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको निकोटिनामाइड भी लिखा जाता है, निकोटिनामाइड। इसी को नियासिन भी लिखा जाता है, नियासिन। विटामिन B6 क्या है पता है? ये सब याद रखना, पायरिडॉक्साइन। विटामिन B12 फॉलिक एसिड, ठीक है, RBCs को बनने में मदद देता है, रेड ब्लड सेल्स को, उनको मजबूत करता है। अच्छा, उसके बाद विटामिन C का नाम बताओ। विटामिन C का क्या नाम है? चलो ये तो आसान है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का नाम क्या है? एंटी रैकेटिक। विटामिन D एंजाइम ऐसा है जो अल्ट्रावायलेट शुआओं से बनता है, स्किन पर जब वो इफेक्ट करती है ना, फिर विटामिन D हमारी बॉडी खुद जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, बाय सनलाइट, सूरज की रोशनी से ये बनता है विटामिन D। ये हम फूड से इंटेक नहीं करते, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है विटामिन D। इसके बाद विटामिन E किसको कहा जाता है? या दिस इज कॉल्ड टोकोफेरॉल,
ठीक है, उसके बाद विटामिन के का नाम क्या होता है पता है? वो छोड़ दें इसको, जो भी नाम होता है। ये बड़ा नाम है। हाँ, काफ़ी बड़ा नाम है विटामिन के। ठीक, से स्टार्ट होता है। हाँ, एमॉर्फिक कंपाउंड, एंटी एमॉर्फिक कंपाउंड। यस, एंटी हेमरेज कंपाउंड, दैट इज एंटी हेमरेज। चलो, वेल डन भाई नवीर, क्या बात है। दैट इज एंटी हेमरेज कंपाउंड। वेल डन नवीर, वेल डन। तो बड़ा नाम है काफ़ी। तो ये सारे नेम्स हैं, इनमें से एक एमसीक्यूज आपका लाजमी निकल जाता है, केमिकल नेम्स के आपसे आस्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नाम याद रख लें कि विटामिन, कौन सा विटामिन, क्या नाम है, कौन सा वाटर सोल्यूबल, कौन सा फैट सोल्यूबल। समझ आ गया?